नाज़रीन, इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको देते हैं। पाकिस्तान से आ रही है। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ को सजाए मौत। खुसूसी अदालत ने सुनाई है सजाए मौत। गद्दारी के केस में परवेज मुशर्रफ को अदालत ने यह सजा सुनाई है। इस्लामाबाद की खुसूसी अदालत ने साबिक सदर जनरल परवेज मुशर्रफ को गद्दारी के केस में सजाए मौत का हुक्म सुनाया है। बड़ी खबर पाकिस्तान से इस वक्त की कि साबिक सदर परवेज मुशर्रफ, पाकिस्तान के साबिक सदर परवेज मुशर्रफ को सजाए मौत सुनाई गई है। खुसूसी अदालत ने यह सजा सुनाई है। गद्दारी के केस में अदालत ने यह फैसला किया है। इस्लामाबाद की खुसूसी अदालत ने साबिक सदर जनरल परवेज मुशर्रफ को गद्दारी के केस में सजाए मौत का हुक्म सुनाया है। बड़ी खबर पाकिस्तान से, साबिक सदर परवेज मुशर्रफ को सजाए मौत। आपको बता दें, साबिक हुक्मरान जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने परवेज मुशर्रफ के खिलाफ आइन शिकनी का मुकदमा नवंबर 2013 में दर्ज किया था। ये मुकदमा परवेज मुशर्रफ पर आर्मी चीफ की हैसियत से 3 नवंबर 2007 को मुल्क का आइन मुअत्तल करके इमरजेंसी लगाने के इक़दाम पर दर्ज किया था। तो मुकदमे में अब तक 100 से ज़ायद समातें हुई हैं, जबकि इस दौरान 4 जज तब्दील हुए हैं। और वहीं 2014 में खुसूसी अदालत की जानिब से साबिक सदर पर फर्द जुर्म आयद की गई थी, जबकि सितंबर में प्रोसिक्यूशन की जानिब से सबूत फराहम किए गए थे। ताहम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म इम्तना के बाद खुसूसी अदालत परवेज मुशर्रफ के खिलाफ मजीद समाअत नहीं कर सकी और बाद 2016 में अदालत के हुक्म पर एग्जिट कंट्रोल लिस्ट ECL से नाम निकाले जाने के बाद वो मुल्क से बाहर चले गए थे। साबिक सदर जनरल परवेज मुशर्रफ के खिलाफ संगीन गद्दारी केस की खुसूसी अदालत में समाअत हुई, जिसके दौरान इस्तिग़ासा की शरीक मुल्ज़मान के नाम शामिल करने की दरख्वास्त अदालत ने मुस्तरद कर दी। इस्तिग़ासा ने साबिक चीफ जस्टिस अब्दुल हमीद डोगर, साबिक वज़ीर क़ानून जाहिद हामिद को शरीक मुल्ज़म बनाने की दरख्वास्त दायर की थी। और इसी पूरे मामले में परवेज मुशर्रफ को खुसूसी अदालत ने सजाए मौत सुनाई है। गद्दारी के इस केस में अदालत ने फैसला किया है। इस्लामाबाद की खुसूसी अदालत ने साबिक सदर जनरल परवेज मुशर्रफ को गद्दारी केस में सजाए मौत का हुक्म सुनाया है। ये बड़ी खबर पाकिस्तान से आ रही है। पाकिस्तान की खुसूसी अदालत ने साबिक सदर परवेज मुशर्रफ को सजाए मौत सुनाई है। गद्दारी के केस में अदालत का ये फैसला आया है। इस्लामाबाद की खुसूसी अदालत ने साबिक सदर जनरल परवेज मुशर्रफ को गद्दारी केस में सजाए मौत का हुक्म सुनाया। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी पाकिस्तान से जुड़ गए हैं कामरान साकी। कामरान, बड़ा फैसला आया है पाकिस्तान में परवेज मुशर्रफ के खिलाफ, कैसा देखा जा रहा है? हेलो हेलो कामरान, आप तक मेरी आवाज आ रही है? कामरान, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो परवेज मुशर्रफ के खिलाफ ये जो फैसला आया है सजाए मौत का, बड़ी शख्सियत पाकिस्तान के साबिक सदर रहे हैं, कैसे देखा जा रहा है पाकिस्तान में? इस फैसले पर क्या रुख है पाकिस्तान का? लगता है आवाज़ हमारी कामरान साकी तक नहीं पहुंच पा रही है। आपको बता दें नाज़रीन, एक बार फिर के पाकिस्तान से बड़ी खबर है आज की कि साबिक सदर परवेज मुशर्रफ को सजाए मौत दी गई है। खुसूसी अदालत ने सजाए मौत का फैसला सुनाया है। गद्दारी के केस में अदालत का ये फैसला आया है साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के खिलाफ। इस्लामाबाद की खुसूसी अदालत ने साबिक सदर जनरल परवेज मुशर्रफ को गद्दारी के केस में मौत का हुक्म सुनाया। कामरान साथ एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए। कामरान, जिस तरह से फैसला आया है परवेज मुशर्रफ के खिलाफ, सजाए मौत का फैसला अदालत ने सुनाया है, पाकिस्तान में कैसे देखा जा रहा है इसको? हेलो 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 लगता है हमारी आवाज़ नहीं पहुंच रही है कामरान साकी तक। बहरहाल पाकिस्तान के लिए एक बड़ी खबर है। पाकिस्तान में परवेज मुशर्रफ जो कि साबिक सदर रहे हैं, आर्मी चीफ रहे हैं, तो खुसूसी अदालत ने सजाए मौत सुनाई है। कामरान साकी को एक बार फिर जोड़ने की कोशिश करेंगे। कामरान, परवेज मुशर्रफ के खिलाफ फैसला आया है, सजाए मौत का फैसला आया है, कैसे देखा जा रहा है पाकिस्तान में, क्या रिएक्शन है?
जी यकीनन ये बहुत बड़ा तारीख का फैसला है और मुल्क की तारीख के अंदर इतना बड़ा फैसला की जो है वो हमें नहीं मिलती। उसके वजीर आजम को लटकाने का तो हमें पहले बहुत सारे वाकयात और चीजें मिलती हैं, लेकिन किसी डिक्टेटर ने इमरजेंसी लगाई हो, मार्शल लॉ लगाया हो, मुल्क का आइन का तख्ता उल्टा हो और उसे सजा की बात की जा रही हो या सजाए मौत जो है वो उसके खिलाफ सुनाई गई हो, ये मुल्क की तारीख में पहली दफा जो है वो बात है। जी ये गिला जी कामरान, जिस तरह से अब दुबई में हैं परवेज़ मुशर्रफ, तो अदालत ने क्या कुछ अहकामात दिए हैं परवेज़ मुशर्रफ के लिए? हेलो जी कामरान, हम जानना चाहेंगे परवेज़ मुशर्रफ फिलहाल दुबई में हैं, तो ऐसे में क्या अहकामात और दिए गए हैं अदालत की तरफ से? लगता है कुछ तकनीकी मसला आ रहा है, फ़ोन हमारा राब्ते में कुछ खलल है। बहरहाल पाकिस्तान से एक बड़ी खबर, परवेज़ मुशर्रफ को सज़ा मौत की सज़ा सुनाई है। खुसूसी अदालत ने साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ को ये मौत की सज़ा सुनाई है। जैसा कि कामरान साकी ने पहले सवाल पर जैसा कि उन्होंने बताया कि ये मुल्क का ऐसा पहला वाहिद मामला है जिसमें उन्होंने आइन का तख्ता पलटा है, जो खिलाफ वर्जियाँ की है। इस मामले में एक कड़ी सज़ा जो है परवेज़ मुशर्रफ को सुनाई गई है पाकिस्तान की खुसूसी अदालत ने। तो इस्लामाबाद की खुसूसी अदालत ने साबिक़ सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ को गद्दारी के केस में सज़ाए मौत का हुक्म सुनाया है। आपको बता दें परवेज़ मुशर्रफ फ़िलहाल दुबई में हैं और आपको बता दें साबिक़ जनरल परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ संगीन गद्दारी के केस की खुसूसी अदालत में समाअत हुई थी, जिसके दौरान इस्तिग़ासा की शरीक मुल्ज़मान के नाम शामिल करने की दरख्वास्त भी की गई थी। और अब रुख करेंगे जामिया मिलिया का। जामिया में तलबा और तालिबात पर पुलिस के तशद्दुद का मामला, सुप्रीम कोर्ट में मामले की समाअत हुई। तलबा की तरफ से पेश वकला ने अदालत से दरख्वास्त की है सुप्रीम कोर्ट पुरअमन तरीके से एहतजाज का तहफ़्फ़ुज़ करे। उसने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इन अर्जियों पर समाअत क्यों करें, हमें इस बारे में अर्जी गुजार इत्मीनान दिलाएं। पहले हम हक़ाइक़ जानने में वक्त बर्बाद नहीं करना चाहते, अर्जी गुजार पहले निचली अदालत को जाएँ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। नज़्म ज़ब्त का मसला था, हम मुदाखलत नहीं करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा। बस क्यों जलाई गई, ये भी सवाल सुप्रीम कोर्ट ने किया है। और अवामी अमलाक के नुकसान पर FIR दर्ज की जाए, यह हुक्म दिया सुप्रीम कोर्ट ने। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में कानून के मुताबिक कार्रवाई हो। हक़ाइक़ की जांच के लिए हाई कोर्ट जा सकते हैं अर्जी गुजार। सुप्रीम कोर्ट ने कई अहकामात दिए हैं, अर्जी गुजारों को तजवीज़ दी। एक तरह से जामिया तलबा तालिबात पर पुलिस के तशद्दुद मामले में सुप्रीम कोर्ट में मामले की समाअत हुई। तलबा की तरफ से पेश वकला ने अदालत से दरख्वास्त की कि सुप्रीम कोर्ट पुरअमन तरीके से एहतजाज का तहफ़्फ़ुज़ करे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इन अर्जियों पर समाअत क्यों करें, हमें इस बारे में अर्जी गुजार इत्मीनान दिलाएं। पहले हम हक़ाइक़ जानने में वक्त बर्बाद नहीं करना चाहते, अर्जी गुजार पहले निचली अदालत को जाएँ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नज़्म व ज़ब्त का मसला था, हम मुदाखलत नहीं करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि बसें क्यों जलाई गई और अवामी अमलाक के नुकसान पर FIR दर्ज की जाए, ये भी हुक्म दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में कानून के मुताबिक कार्रवाई हो और हक़ाइक़ की जांच के लिए हाई कोर्ट जा सकते हैं अर्जी गुजार। सुप्रीम कोर्ट ने आज समाअत के दौरान ये सब कुछ कहा अर्जी गुजारों से। जामिया में तलबा तालिबात पर पुलिस तशद्दुद मामले में सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान अदालत ने यह अहकामात दिए और साफ तौर पर कहा कि आप निचली अदालत में जाएं, वक्त बर्बाद न करें। पहले हम हक़ाइक़ जानने में वक्त बर्बाद नहीं करना चाहते, अर्जी गुजार पहले निचली अदालत को जाएं। साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि नज़्म ज़ब्त का मसला था, हम मुदाखलत नहीं करेंगे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि बसें क्यों जलाई गई हैं और अवामी अमलाक के नुकसान पर FIR दर्ज की जाए।
और वहीं शहरी तरमीम बिल के खिलाफ एहतजाज के दौरान तशद्दुद के मामले में सुप्रीम कोर्ट सीबीआई जांच कराने को तैयार हो गई है और सुप्रीम कोर्ट मुख्तलिफ वाक़यात पर भी जल्द सुनवाई पर रजामंद है। आपको बता दें कि शहरियत कानून पर पुरतशद्दुद एहतजाज के मामले में बीजेपी लीडर अश्वनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। अर्जी में जामिया एएमयू, यूपी और बंगाल में हुए तशद्दुद की जांच की दरख्वास्त की गई है। इस अर्जी पर बुध को समाअत होगी। आपको बता दें कि जामिया मिल्लत इस्लामिया तशद्दुद मामले में बयानबाजियों, इल्ज़ाम और जवाबी इल्ज़ाम, दावे और वजाहतों का सिलसिला जारी है। MHA के मुताबिक एहतजाज के दौरान पुलिस ने कोई गोली नहीं चलाई। वहीं ज़राए के मुताबिक मुजरिमाना पस मंज़र रखने वाले 10 अफराद हिरासत में हैं। वहीं ज़राए से ये भी मालूम हो रहा है कि गिरफ्तार शुदगान का जामिया से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अहम बात यही है कि जो गिरफ्तार किए गए हैं उनका जामिया से कोई ताल्लुक़ नहीं है। उधर तलबा बार बार दिल्ली पुलिस पर कैंपस में फायरिंग का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। और वहीं अब ज़ख्मी तालिब मोहम्मद तमीम की मेडिकल रिपोर्ट भी सामने आ गई है। जी हाँ, तलबा दिल्ली पुलिस पर कैंपस में फायरिंग का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो अब ज़ख्मी तालिब मोहम्मद तमीम की मेडिकल रिपोर्ट भी सामने आई है। रिपोर्ट में बाएं पैर में गोली से ज़ख्म होने का वाज़ेह तौर पर जिक्र है। तो यहाँ पर काफ़ी तजादुम है पुलिस के बयान पर कि पुलिस ने कहा कि हमने कोई फायरिंग नहीं की कैंपस में, और वहीं ज़ख्मी तमीम की मेडिकल रिपोर्ट ये बता रही है कि बाएं पैर में जो है गोली से ज़ख्म होने का वाज़ेह जिक्र किया गया है। अब ये सवाल है कि आखिर गोली कहाँ से आई और किसने चलाई। बड़ा सवाल यही है कि पुलिस कहती है कि वहाँ फायरिंग नहीं हुई, गोली नहीं चलाई गई, और तमीम की जो तालिब इल्म है जामिया के, उनकी रिपोर्ट में बाएं पैर में गोली से ज़ख्म होने का वाज़ेह तौर पर जिक्र है। तो सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर गोली कहाँ से आई है और ये गोली किसने चलाई है। और वहीं जामिया मिल्लत इस्लामिया में पुलिस कार्रवाई की मुल्क भर में मजम्मत हो रही है। सियासी लीडरों ने भी पुलिस की इस कार्रवाई की सख्त एहतजाज किया है खिलाफ, और कल प्रियंका गांधी की क़यादत में भी कांग्रेस ने इंडिया गेट पर धरना दिया था। और अपोजिशन जमातें शहरियत कानून पर सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद से मुलाकात करेंगी। अपोजिशन पार्टियों ने सदर जमहूरिया से मुलाकात के लिए वक्त मांगा है। आज शाम 4:30 बजे अपोजिशन लीडरों का वफ्द सदर जमहूरिया से मिलेगा। आपको बता दें कि इस वफ्द में कांग्रेस सदर सोनिया गांधी भी शामिल हो सकती हैं। और आपको बता दें कि जामिया मिल्लिया में जो पुलिस की बर्बरियत की गई है उस पर कांग्रेस लीडर राशिद अलवी ने हमारी नुमाइंदा रंजीता झा से खास बातचीत की। आइए देखते हैं क्या कहा राशिद अलवी ने। कांग्रेस नेता राशिद अलवी हमारे साथ है बात करने के लिए। अलवी जी, जामिया मामला जो हुआ, पुलिस की जो कार्रवाई हुई छात्रों पर, अलग अलग चीज़ें अब निकल कर आ रही है। होम मिनिस्ट्री की तरफ से जो खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से निकल कर, कि उनका ये कहना है कि उस पूरी कार्रवाई के दौरान पुलिस की तरफ से गोली नहीं चलाई गई थी। ये अफवाह फैलाई जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि ये जो सारी चीज़ें हैं वो गुमराह करने की कोशिश की गई, छात्रों को भड़काया गया, और छात्रों के साथ कुछ और लोग भी थे जो इन चीज़ों को अंजाम दे रहे थे। देखिए, अगर ये सच है कि गोली नहीं चली, तो जिन बच्चों को गोली लगी उनको किसने मारा है? हम बार बार कह रहे हैं जुडिशियल इंक्वायरी कीजिए, सच्चाई का पता कीजिए। सफदरजंग का डॉक्टर कह रहा है कि एक लड़का उनके यहाँ एडमिट है, मैं उसे देखने के लिए भी जा रहा हूँ। अभी उसके गोली लगी है, उसकी हालत क्रिटिकल है। पता करना चाहिए किसने मारी है। जो फोटो आ रहे हैं पुलिस के साथ जीन्स में पहने हुए लड़के खड़े हैं, बहुत लोगों का कहना है कि फेसबुक से पता चला है कि वो ABVP के लड़के जिनके हाथों में डंडे हैं, पुलिस की जैकेट है और जीन्स पहने हैं। पता कीजिए कि सच क्या है। ये मुमकिन नहीं है कि जो होम मिनिस्ट्री बोलेगी देश यकीन कर लेगा। जामिया की लड़कियों को मारा गया है,
सवाल हिंदू मुसलमान का नहीं है, ये बच्चे हमारा भविष्य हैं। आज पूरे देश के अंदर आग लग गई है। 22 यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे बाहर निकल आए हैं। होम मिनिस्ट्री को नज़र नहीं आ रहा। अमित शाह जी और प्रधानमंत्री खामोश हैं। क्या सिर्फ राजनीति ही करनी है? इस तरीके से बच्चों को मारा जाएगा तो देश का भविष्य मुझे अंधकार में नज़र आता है। गृह मंत्री का जिक्र कर रहे हैं आप, और गृह मंत्री का जो आवास है यहाँ दिल्ली में, उसकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है, चारों तरफ से बैरिकेडिंग कर दी गई है। कोशिश ये की जा रही है कि वहाँ किसी तरह का प्रदर्शन ना किया जाए। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए जो है वो बैरिकेडिंग की गई है। अगर अमित शाह जी खुद जाके जामिया में लड़कों से मिले तो सच्चाई का पता चल जाएगा। होम मिनिस्टर है, क्यों डर के सिक्योरिटी बढ़ा रहे हैं? अगर एक बड़ा वाकया कहीं देश के अंदर हो रहा है तो होम मिनिस्टर क्यों नहीं जा सकते वहाँ पे? वहाँ जाएं, बच्चों से बात करें, आपको सच्चाई का पता चल जाएगा। पुलिस ने क्या किया है, क्या नहीं किया है, हमने अपनी आंखों से देखा है। घर से निकाल के लड़कों को मारा जा रहा है, लड़कियां बचाने की कोशिश कर रही हैं। क्या होम मिनिस्ट्री ने आंखें और कान बंद कर लिए? सर, अंतिम सवाल है, आप कह रहे गंभीर मामला है और ऐसे मामले में राहुल गांधी विदेश दौरे पर है, सवाल बीजेपी की तरफ से उठाया जा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो राहुल गांधी के बिना अपने कोई बयानात मुकम्मल नहीं करती है। वो तो राहुल गांधी के खिलाफ बोलती है, बोलती रहेगी। इसके अलावा उनके पास और कोई काम नहीं रह गया। धन्यवाद। कैमरा पर्सन सत्यप्रकाश के साथ रंजीता झा, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और वहीं समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर राम गोपाल यादव ने कहा है कि एबीवीपी के अरकान ने जिस तरह से पुलिस के भेष में तलबा को पीटा है वो सरासर गलत है। न्यूज़ 18 से गुफ्तगू करते हुए राम गोपाल यादव ने कहा कि शहरियत कानून बिल को या कानून को वापस करने की पूरी कोशिश की जाएगी। पर राजनीति तेज हो गई है। दिल्ली से लेकर यूपी तक सभी जगह यहाँ पे माहौल गर्म हो चुका है। इस विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ राम गोपाल जी मौजूद हैं, सपा के वरिष्ठ नेता। बात करेंगे। सर, ये बताइए, एनआरसी पे जिस तरीके से हिंसा हो रही है उस पर किस तरीके से आप देख रहे हैं? ये एनआरसी और नागरिक संशोधन विधेयक है जो कानून बन गया है, CAA। तो ये दोनों को एक साथ मिलके अगर पढ़ा जाए तो ये बहुत ही खतरनाक कानून बना दिए। एनआरसी में जो रजिस्टर बनाया उसमें इन्होंने ऐसे नाम लिख दिए कि लोगों को सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा, और लाखों लोग ऐसे थे जो यहीं के रहने वाले हैं, और कुछ तो ऐसे हैं जो पूरी जिंदगी नौकरी में की या फौज से लेके अन्य उसमें और रिटायर हो गए, और उसके बाद उनका नाम आ गया कि ये इस देश के रहने वाले नहीं। तो एक तो डर ये लोगों में था ही, लेकिन ये जो विधेयक लाए नागरिकता संशोधन वाला, ये उससे भी ज्यादा खतरनाक है। जामिया मिलिया में दिल्ली की पुलिस ने घुसकर लड़कों को मारा है, लाइब्रेरी में घुस के मारा है, दरवाजा तोड़ के, जहां बच्चे 24 घंटा, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी अकेली ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसकी लाइब्रेरी राउंड द क्लॉक 24 घंटे खुली रहती है, और बच्चे, शोध छात्र और अन्य स्टूडेंट्स 100, 200, 500, 1000 तक हमेशा उसमें पढ़ते रहते हैं। आपने देखा होगा किस तरह से दरवाज़ा तोड़ के उनको मारा, लड़कियां भागी अपना बैग छोड़ के, चप्पलें पड़ी हुई हैं, हॉस्टल खाली करा दिए गए, सब अपना जा रही। जो सबसे शांतिमय यूनिवर्सिटी रही हिंदुस्तान की आज़ादी में, जामिया मिलिया अकेली ऐसी यूनिवर्सिटी थी मुस्लिम कम्युनिटी की जिस पर कभी किसी ने अंगुली नहीं उठाई। उस यूनिवर्सिटी पर भी जिस तरह से बर्बरतापूर्वक आक्रमण जैसा किया पुलिस ने, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। पुलिस बिस्लरी की बोतल से आग बुझाई जाती है, पेट्रोल डाल के पुलिस आग लगा रही है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र पुलिस की ड्रेस में लाठी लिए हुए खड़े हुए। अब तो सब वायरल हो गया, देखा होगा आपने। एक्टिविस्ट है,
तो ये जिस तरह से जब गवर्नमेंट का ये सोच हो जाएगा कि एबीवीपी के लड़के पुलिस के साथ पुलिस की ड्रेस में नीचे जीन्स पहने हुए, जीन्स कोई पुलिस का पहनता है, सिपाही पहनता है, लेकिन कैप और ऊपर की जो उनकी वर्दी है वो पुलिस की है। और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको दे दें, मुंबई से आ रही है। पीएमसी बैंक घोटाला मामले में चार्जशीट दाखिल की गई है। 7000 सफहात पर मुश्तमिल है चार्जशीट। राकेश वाधवन, सारंग वाधवन और जय थॉमस को बनाया गया है मुलजिम। 6000 करोड़ रुपए का ये घोटाला है। जी हाँ, बड़ी सुर्खियों में रहा है इस घोटाले के बाद पीएमसी बैंक, जिसमें अब चार्जशीट दाखिल की गई है। 7000 सफहात पर मुश्तमिल चार्जशीट दाखिल की गई है। राकेश धवन, सारंग वाधवन और जय थॉमस को बनाया गया है मुलजिम। राकेश वाधवन, सारंग वाधवन और जय थॉमस को मुलजिम बनाया गया है 6000 करोड़ रुपए का पीएमसी बैंक घोटाला, जिसमें पीएमसी बैंक घोटाले मामले में चार्जशीट दाखिल की गई है। मुंबई से ये बड़ी खबर, 7000 सफहात पर मुश्तमिल चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। पीएमसी बैंक घोटाले के बाद वहां के जो कस्टमर्स हैं वो काफी मुतासिर रहे। इस वक्त हमारे साथ मुंबई से हमारे नुमाइंदा अमित जुड़ चुके हैं। अमित, चार्जशीट दाखिल कर दी गई है, क्या कुछ जानकारी आप दे रहे हैं इस बारे में? 7000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की गई है। इसमें जो एसडीआईएल के चेयरमैन हैं राकेश वाधवान, एमडी हैं सारंग वाधवान और जॉय थॉमस और वरेम सिंह जो चेयरमैन थे पीएमसी बैंक के, इन चारों को जो है आरोपी के तौर पर चार्जशीट में शामिल किया गया है। कुल 6000 करोड़ का घोटाला बताया गया, जिसमें से 3000 करोड़ का काला धन को सफेद धन बनाने का ईडी का आरोप है। और इस मामले में कई फर्जी बैंक अकाउंट खोले गए, ऐसा ईडी का कहना है, जिसका इस्तेमाल काले धन को सफेद धन में बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। मैं आपको बताऊं कि कुल जो लोन की जो कीमत थी, जो लोन दिए जा सकते थे, उसमें से 70% लोन जो है वो एसडीआईएल समूह को दिया गया था। और कहीं न कहीं उनका काला धन जो है सफेद धन करने में जो है पीएमसी बैंक मदद कर रहा था, उनके प्रमोटर जो है मदद कर रहे थे। क्योंकि जो वरेम सिंह का नाम इसमें आया है वो पीएमसी बैंक के चेयरमैन भी थे और एसडीआईएल में वो डायरेक्टर भी थे। तो दोनों ही पक्षों को जो है बराबर समूह को जो है पैसों का लेन देन चल रहा था। इस बात का खुलासा जैसे ही आरबीआई को हुआ, उसके बाद पूरे मामले में जो है एफआईआर दर्ज की गई। ईडी लगातार इस मामले की जांच कर रही थी और खाता धारकों का लगातार सरकार पे प्रेशर बन रहा था कि हमारे पैसे जो है हमें वापस दिए जाए। मैं आपको बताऊं कि 7 से ज्यादा लोगों की मृत्यु भी हो गई है क्योंकि उनके पैसे निकले नहीं। बहुत सारे घर में काम काज, बिल्कुल अमित, जैसा कि आप बता रहे हैं कि काले धन को सफेद किया गया, लेकिन जो जनता का सफेद धन था वो तो बिल्कुल गायब है इसमें। उसके इस मामले में क्या कुछ हुआ है अभी तक? देखिए, निश्चित तौर पे परसों जो है यानी रविवार को जब उद्धव ठाकरे नागपुर के लिए निकलने वाले थे सेशन के लिए, अधिवेशन के लिए, जो कल से अधिवेशन शुरू है, उससे पहले ही मातोश्री के बाहर जो है पीएमसी के खाता धारकों ने प्रदर्शन किया। 3 लोगों का प्रतिनिधि मंडल उद्धव ठाकरे से मातोश्री में मिला। उन्होंने कहा कि हमारे पैसे जो जमा है उन्हें जल्द से दिलवाया जाए। उद्धव ठाकरे ने आश्वासन दिया कि सरकार पूरी मदद इसमें करेगी, लेकिन हालांकि छूट लगातार बढ़ती गई। पहले ये कहा गया सिर्फ आप 6000 रुपए निकाल सकते हैं, 10 निकाल सकते हैं और समय सीमा और छूट बढ़ाई गई, लेकिन अभी भी जो है लाखों खाता धारकों का पैसा जो है बैंक में अटका हुआ। बैंक का जो संचालन है वो सुचारू रूप से अभी भी नहीं चल पा रहा है, पैसे लोग विड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं, इसके लिए लोग चिंतित हैं। तो लगातार पीएमसी की कार्रवाई, इसमें पीएमसी के मामले में ईडी कार्रवाई बढ़ रही है और जो एसडीआईएल की संपत्ति है उसे बेचने के लिए भी ईडी लगातार प्रयास करे, संपत्ति बेचकर जो है इस पूरे धन को जुटाया जाए और जो घटत हुई है यानी पीएमसी बैंक में जो पैसा घटा है उसको, इस घाटे को जो है इससे पाटा जाए। तो इसमें भी लगातार जो है कार्रवाई चल रही है। तो ये बड़ी खबर है कि 7000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की गई और इसमें 4 मुख्य नाम है, सारंग वाधवान, वरेम सिंह, जॉय थॉमस और राकेश वाधवान को इसमें आरोपी बनाया गया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अमित इस पूरी जानकारी के लिए। बहरहाल जो है चार्जशीट जो है 7000 सफात की दाखिल कर दी गई है इस पूरे मामले में। अब देखना यह है कि खातेदारों का पैसा कब तक वापस मिलता है। तो न्यूज़ रूम में फिलहाल इतना ही। आदाब।